और 4 ये बच्चों हमारे पूरी की पूरी अकाउंटिंग की रूह है। इसको हम कहते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग। अकाउंटिंग जो है उसके जितनी बुनियाद है बच्चों वो यहाँ से आती है। अभी तक आप लोग जो पढ़ रहे थे वो ये पढ़ रहे थे कि अकाउंटिंग का निज़ाम किस तरह से बना, उसके रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या थे, कंपनीज़ को किस तरह से चलाना चाहिए है एंड सो फोर्थ। अभी तक जो बातें हो रही हैं वो उसका ताल्लुक अकाउंटिंग बज़ाते खुद के साथ डायरेक्टली कम है और अकाउंटिंग के निज़ाम के साथ ज़्यादा था। आज बच्चों आप लोग अकाउंटिंग को पढ़ना शुरू करोगे एंड दिस इज़ एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चैप्टर, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 एज़ वेल। तो यहाँ पे आपकी पूरी की पूरी चीज़ें जितनी भी आप अकाउंटिंग में इस पेपर में पढ़ोगे, एफआर में पढ़ोगे या एसबीआर में पढ़ोगे, उन सब की बुनियाद जो है ना इन 2 चैप्टर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा आप समझ लो कि डिपेंड करती है, व्हिच इज़ व्हाई आपको इसे बहुत बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करने की ज़रूरत है। मैंने बड़ी दफ़ा इट्स बिन ऑलमोस्ट बच्चों 17 और ऑलमोस्ट या 17 से ऊपर ही हो गए हैं साल मुझे पढ़ाते हुए। तो मैं 16 साल की एज से पढ़ा रहा हूँ और मैंने सबसे पहले अकाउंटिंग ही पढ़ाना शुरू की थी और मैंने सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसमें मार खाते हुए तब देखा है जिस वक्त उनकी बेसिस ठीक नहीं होती। बेसिस ठीक ना होने की वजह से वो कई दफ़ा पास तो करते चले जाते हैं, लेकिन जिस वक्त सीनियर पेपर्स पे भी पहुंच जाते हैं, कई बिल्कुल बेसिक किस्म की चीज़ों को ना समझने की वजह से वो थोड़े से भी एनॉमलीज की वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं, विच शुड नॉट बी द केस। इतने सीनियर लेवल के ऊपर जब आप पहुंच गए हो तो बस वो बेचारे तुक्कों के साथ पास हो रहे होते हैं, जबकि अकाउंटिंग ऑनेस्टली स्पीकिंग एक इस तरह का पेपर है जिसके अंदर आप लोग 100% भी स्कोर कर सकते हो। ठीक है, ये वो पेपर है जिसमें थियोरेटिकली स्पीकिंग आप 100% भी स्कोर कर सकते हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि एग्जाम प्रेशर के अंदर ये बहुत आसानी से पॉसिबल है, ऐसा नहीं है, लेकिन भाई थियोरेटिकली स्पीकिंग पॉसिबल है, वरना हम इसके अंदर इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी और बैलेंस और सारा कुछ रखने की बात ही ना करते अगर ये पॉसिबल ना होता। तो इट इज़ हाईली पॉसिबल कि आप इसके अंदर फुल स्कोरिंग भी कर सकते हो, लेकिन क्यों नहीं होती? क्योंकि बच्चे अपनी बुनियाद जो है वो सही तरीके से नहीं बनाते, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं। और वो गलती चूंकि सारे का सारा अकाउंटिंग का निज़ाम आपस में रिलेटेड होता है, तो एक गलती सारे के सारे जो आपका अकाउंटिंग सिस्टम होता है ना उसको इफ़ेक्ट कर देती है। चलें जी, आज हम लोग इंशाल्लाह बच्चों पढ़ना शुरू करेंगे कि ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं। हम लोगों ने पहले वाले चैप्टर के अंदर ज़रा 2-3 चीज़ें पढ़ी थी। उसके अंदर मैंने आप लोगों को समझाया था कि बिजनेसेस क्या होते हैं और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं, ये याद है आपको? हाँ, ट्रांजैक्शंस भी मैंने आपको समझाया था कि हम कहते हैं एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज़ को, किसको कहते हैं? एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज़ को ट्रांजैक्शंस कहते हैं। अच्छा, मैं पहले ना थोड़ा सा बच्चों आप लोगों को निज़ाम समझा दूं। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 के अंदर और प्रॉब्ली चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी थोड़ा बहुत फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखा है। किसको देखा है? आ जाओ बेटे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैंने आप लोगों को बताया था, ये आपका एंड रिजल्ट होता है। क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, ये शाह फैसल ज़रा इंश्योर करना कि जो भी मैं कर रहा हूँ ना ये नज़र आता रहे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर बच्चों हम लोगों ने 5 तरह की चीज़ें पढ़ी थी, जिसमें से हमारा मेन फोकस जो है ना वो बच्चों 3 पे होगा, लेकिन ये कि फिर भी 5 तरह की चीज़ें जो हम लोगों ने पढ़ी थी उसमें बेटे पहला जो चीज़ थी वो थी आपकी इनकम स्टेटमेंट, या जिसको हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रहेंसिव इनकम। फिर बच्चों आप लोगों के पास आती है एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, फिर एक आती है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, फिर एक आती है आपके स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, फिर एक आते हैं आपके नोट्स टू द अकाउंट्स। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब इसके अंदर क्या कुछ एक्सप्लेन हो रहा होता है, आपकी जो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम होती है इसके अंदर बच्चों इनकम, एक्सपेंसेस और उसका रिजल्ट यानी कि प्रॉफिट या लॉस ये शो हो रहा होता है। इसके अंदर बच्चों क्या शो हो रहा होता है? आपके एसेट्स, लायबिलिटीज, आपके फर्ज करो कैपिटल या जिसको हम इक्विटी भी कहते हैं वो भी शो हो रहा होता है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर आपके ओपनिंग, क्लोजिंग, आप समझ लो कि इक्विटी शो हो रही होती है, और उसके अलावा चेंजेस प्लस या माइनस चेंजेस ड्यूरिंग द ईयर,
वो चेंजेस कई तरह की हो सकती हैं बच्चों। वो चेंजेस के अंदर हमारे नए शेयर्स इशू हो रहे हैं, शेयर प्रीमियम आ रहा है, रिटेन्ड अर्निंग्स हो रही हैं, डिविडेंड दे रहे हैं, ये सारा कुछ आ सकता है। इन जनरल मैंने आपको बताया था कि कैपिटल बढ़ता है दो चीज़ों की वजह से और कम होता है दो चीज़ों की वजह से, प्रॉफिट की वजह से और नई इन्वेस्टमेंट की वजह से वो बढ़ता है, ड्राइंग्स की वजह से या डिविडेंड की वजह से कम होता है, या लॉस की वजह से भी कम होता है। तो ये चीज़ें हमारे सामने थी। एनीवे इन शॉर्ट ये वही चीज़ है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। लेकिन ये कंपनीज के लिए बनती है, किस लिए बनती है? हाँ, बड़ी कंपनीज के लिए बनती है जिनके वो जो शेयर्स वगैरह हैं वो भी ट्रेड हो रहे होते हैं। अच्छा जी, फिर बच्चे आपके पास आता है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। मैंने आपको बताया था यहाँ पे आपके पास तीन अदद एक्टिविटीज़ से, आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जितने भी इनफ्लोज और आउटफ्लोज हो रहे होते हैं वो हम लोग यहाँ पे शो करते हैं। तो हम लोग इसको लिखेंगे जी कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में इनफ्लोज, कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज फ्रॉम, यहां पे मैं इसको इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अभी वहां से हम लोगों ने इसको इंशाल्लाह फिल करना शुरू करना है। फ्रॉम ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से आ रहे होते हैं। नोट्स तो बच्चे डिटेल्स एंड एक्सप्लेनेशंस ऑफ ऑल द अबव, ये आप लोग इंशाल्लाह अपने साथ साथ पढ़ते चले जाओगे। लेकिन बच्चे ये सफर इतना आसान नहीं है। यहां तक ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक पहुंचने के लिए हमें एक बड़ा लंबा सफर जो है ना वो तय करना पड़ता है। अब वो लंबा सफर क्या है? यहां से पहले एक स्टेज होती है बेटे, वो स्टेज क्या है? उसको हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस की स्टेज। क्या कहते हैं? लेकिन उससे पहले हम वहां जाके ना अपनी कहानी शुरू करेंगे दूसरे कोने से। दूसरे कोने से जो हमने कहानी शुरू करनी है वो ये है कि याद रखो कि यहां पर आपको जो कुछ नजर आ रहा है, यहाँ पे इनकम नजर आ रही है, एक्सपेंसेस नजर आ रहे हैं, प्रॉफिट या लॉस, यहाँ पे एसेट्स नजर आ रहे हैं, लायबिलिटीज नजर आ रही है, कैपिटल नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको सारे कैपिटल के अंदर की चेंजेस नजर आ रही हैं, यहाँ पे आपको कैश वगैरह नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको सारी सारी डिटेल्स नजर आ रही हैं। ये सारा साल हम लोग नोट कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? मैंने आप लोगों को अकाउंटेंट का काम बताया था कि अकाउंटेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो नॉन प्रॉफिट है, और उसमें होने वाले तमाम तर चीज़ों को वो रिकॉर्ड कर रहा होता है। जो कुछ जा रहा है, जो कुछ आ रहा है, जो कुछ बढ़ रहा है, जो कुछ कम हो रहा है, ये उसका काम है। क्या कुछ बढ़ सकता है, क्या कुछ कम हो सकता है, क्या कुछ जा सकता है, क्या कुछ आ सकता है, उसको हम लोगों ने अलग-अलग डिस्कस किया था। उसके अंदर हम लोगों ने एसेट्स डिस्कस किए, लायबिलिटीज डिस्कस की, कैपिटल डिस्कस किया, इनकम डिस्कस की, एक्सपेंसेस डिस्कस किए, ठीक है ना। उसके अलावा ड्राइंग्स वगैरह डिस्कस की, ये क्या होता है। हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्कस किया, ये क्या होता है। और मैंने आपको बताया कि वो एक डेड क्लिक का फॉर्मूला है। कहा था कि जब भी एसेट्स बढ़ते हैं क्या होता है, या एक्सपेंसेस बढ़ते हैं या ड्राइंग्स होती हैं, यानी कि इनकम, हम उसको कहते हैं लेफ्ट साइड पे लिखते हैं। हम किधर लिखते हैं? और लेफ्ट साइड को हम अकाउंटिंग में डेबिट कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, ये मैंने आप लोगों को बताया था। हम लोगों ने पढ़ लिया हुआ है चैप्टर नंबर 1, 2 के अंदर कि एसेट्स क्या हैं, कैपिटल पढ़ा है ना हमने। हाँ, तो मैंने आपको बताया था जब भी हम लोगों ने रिकॉर्ड करना है, अब हम इसको यहां पे आएंगे, बेसिक्स की तरफ आएंगे। हमारे अकाउंटिंग के अंदर हम लोग चीजों को रिकॉर्ड किस तरह से करते हैं। हम लोग कहते हैं कि जी हम लोग अपने जब भी एसेट्स बढ़ेंगे या एसेट्स आएंगे, या बल्कि हम इसको एक्सपेंसेस से शुरू कर लेते हैं। एक्सपेंसेस जब भी आएंगे, एसेट्स जब भी आएंगे, या जब कभी भी ड्राइंग्स या डिविडेंड्स होंगे, क्या होंगे? ड्राइंग्स या डिविडेंड्स होंगे, तो वो होंगे डेबिट। क्या होंगे? डेबिट का मतलब आप यूं समझ लो जिस तरह अकाउंटिंग में लेफ्ट साइड वो कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? लेफ्ट साइड पे लिखेंगे। सॉरी बेटे, क्या क्रेडिट हो रहे हैं? डेबिट ही हो रहे हैं, डेबिट ही हो रहे हैं। जब कभी ये चीजें बढ़ेंगी क्या होंगी? तो ये क्या होंगी? डेबिट होंगी। देखो ये डेबिट की तरफ जा रहे हैं। जब कभी ये बढ़ रहे हैं क्या होंगे? डेबिट होंगे। इस चीज को रट लो। इस साइड को हम कहते हैं डेड। क्या कहते हैं? अब ऑन द अदर हैंड तीन अदर चीजें हैं। लायबिलिटीज, क्या? अच्छा, मैं इसको ना जरा कोई कलर और लिख देता हूं ग्रीन से, ताकि आपको ये याद है। इसको हम कहते हैं डेड। अच्छा जी, ऑन द अदर हैंड राइट साइड को हम कहते हैं क्रेडिट साइड। क्या कहते हैं?
क्रेडिट साइड। इसमें बेटे जब कभी भी लायबिलिटीज हैं, हम लोगों ने पढ़ा है कि लायबिलिटी क्या होती है, लायबिलिटीज बढ़े या इनकम बढ़े या कैपिटल बढ़े तो वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। हाँ, जब भी ये बढ़ते हैं, जिसका मतलब ये है कि जब ये कम होंगे तो ये डेबिट होंगे, क्या होंगे, और जब ये कम होंगे तो ये क्रेडिट होंगे। अब आ रही है बात समझ? हाँ जी, इसको मैं कोई कलर और दे देता हूं, इसको भी मैं कलर और दे देता हूं कम ज्यादा का। ये क्रेडिट का कलर है, ये डेबिट का कलर है, और जब ये कम होते हैं तो ये डेबिट होंगे, क्या होंगे, और जब ये कम होते हैं तो ये क्रेडिट होंगे। ठीक है बेटे, ये हमारा बेसिक है अकाउंटिंग का। एसेट्स वगैरह क्या थे ये सब कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया। अच्छा जी, यहां पे आके हम लोगों ने ना अब अपनी कुछ अकाउंटिंग एंट्री सीखना शुरू करनी है। लेकिन याद रखो, हमें कब पता चलेगा कि कोई एसेट आया, कि कोई लाइबिलिटी आई, कि कोई एक्सपेंस हुआ या कोई सेल या इनकम हुई? इसके लिए बच्चों हमें डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? इन डॉक्यूमेंट्स को हम सोर्स डॉक्यूमेंट्स भी कहते हैं। मिसाल के तौर पे आप आके मुझे कहते हो कि सर मैंने ना ये एक्सपेंस लिखा हुआ है। मैं देखता हूँ अच्छा यार एक्सपेंस आया हुआ है, मैं कहता हूँ इसका कोई सबूत है? आप मुझे कोई बिल दिखाओगे, क्या दिखाओगे? कोई बिल दिखाओगे, कोई ना कोई इनवॉइस, इसको हम इनवॉइस भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इनवॉइस दिखाओगे तो मुझे पता चलेगा। मैंने आप लोगों को स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज पढ़ाते हुए कहा था कि हमारी ये 3 तरह की हरकतें हो रही होती हैं बिजनेसेस में। ऑपरेशंस हो रहे होते हैं, क्या हो रहे होते हैं? फाइनेंसिंग हो रही होती है, इन्वेस्टिंग हो रही होती है। ऑपरेशंस मैंने कहा था हमारा असल काम होता है, क्या होता है बच्चे? हर बिजनेस का असल काम होता है सेल परचेज। क्या होता है? सेल और परचेज। तो याद रखना कि सेल और परचेज में अगर हम लोगों ने रिकॉर्डिंग करनी है तो हमें कई तरह के डॉक्यूमेंट्स का ख्याल रखना जरूरी है। अब आज आप लोगों ने बोर्ड की तरफ बड़े गौर से इस चीज को देखना है कि मैं क्या डॉक्यूमेंट से लिखने लगा हूं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं और किन किन चीजों का हम लोगों ने ख्याल रखना होता है। इसको हम कहते हैं सेल या परचेज साइकिल। क्या कहते हैं? सेल या परचेज साइकिल। तो ये पहली एक्टिविटीज है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मैंने आपको बता दिया हमारा असल काम होता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में बच्चों हमारे पास आता है जिसको हम कहते हैं सेल या परचेज का साइकिल। अब साइकिल ये एक ही है, याद रखो, इसमें डॉक्यूमेंट्स भी एक ही आ रहे हैं, लेकिन बच्चों खरीदने वाले के लिए ये परचेज साइकिल है, क्या है, और बेचने वाले के लिए ये सेल साइकिल है। तो साइकिल का मतलब है प्रोसेस। क्या मतलब है इसका? प्रोसेस। तो आपके दिमाग में सबसे जो पहली चीज होनी चाहिए, और याद रखना अगर ये चीज आपके दिमाग में नहीं है ना तो बेटे आगे जाके आप लोग F8 ऑडिट का पेपर पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? और उससे आगे जाके P7 ऑडिट का पेपर। हमने बच्चों को ऑडिटर बनते इसलिए नहीं सही तरीके से देखा क्योंकि उनको यही नहीं पता होता कि जिस चीज को चेक करना है वो है क्या। तो ये वो सारी चीजें जिनको आपने चेक करना होगा। क्या करना होगा? ये आज से आपने अपनी ABCD सही करनी है। वरना एक बच्चे को मैं कहता हूं कि आप एक ऐसे लिखो। क्या लिखो? ऐसे को मैं कहता हूं आप चेक करो। एक टीचर को मैं कह रहा हूं आप एक ऐसे को चेक करो। वो ऐसे को किस तरह से चेक करे जब उसको यही नहीं पता चेक करना क्या है। उसको ये पता होना जरूरी है कि इसके अंदर मैंने ग्रामर को चेक करना है, फॉर्मेटिंग को चेक करना है, स्पेलिंग्स को चेक करना है, आइडियाज को चेक करना है। उसको ये जब पता ही नहीं है तो फिर वो बेचारा करेगा किस तरह और चेकअप करेगा। तो ऑडिटर बनने के लिए बेटे पहले आपको अकाउंटेंट बनना जरूरी है, और अकाउंटेंट बनने के लिए आपको पहले रिकॉर्डर बनना जरूरी है। क्या बनना जरूरी है? और रिकॉर्डर बनने के लिए आपको पता होना चाहिए रिकॉर्ड करना किस चीज को है और कहां से करना है। उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। किसकी जरूरत है? हाँ जी, डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। हाँ, अकाउंटेंट बनने के लिए मैं जो रिकॉर्डर का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं ना, इसको हम बुक कीपर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जो बेसिकली सारे हिसाब रखता है, लिखता चला जाता है। पहले आप बनोगे बुक कीपर, फिर आप बनोगे अकाउंटेंट, फिर आप बनोगे ऑडिटर यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्या बनोगे? हाँ, तो ऑडिटर तो वो है जो अकाउंटेंट्स के काम चेक करेगा। अकाउंटेंट वो है, अकाउंटेंट गौर से सुनना, अकाउंटेंट वो है जो ये बनाएगा। क्या बनाएगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी रिकॉर्ड से, और रिकॉर्ड्स रखेगा बुक कीपर। कौन रखेगा?
और जब बुक कीपर भाई को ही नहीं पता कि रिकॉर्ड कहाँ से लेना है, तो फिर तो कहानी का साइकिल ही ख़राब हो गया, ठीक है, एंड तक ख़राब हो गया। तो बुक कीपर 3 तरह की चीज़ों के रिकॉर्ड रखता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के भी, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के भी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के भी। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में सबसे पहले आपको बताने लगा हूँ सेल एंड परचेज का साइकिल। क्या बताने लगा हूँ? अब ये साइकिल क्या है? अब मैं बटे क्लास के अंदर पढ़ा रहा हूँ, और क्लास के अंदर पढ़ाते हुए मैं एक बिजनेस में काम कर रहा हूँ, क्रेसेंट कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी में, और मुझे लगता है कि यार यहाँ पे बोर्ड ख़राब हो गया है या प्रोजेक्टर जो है वो सही नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि प्रोजेक्टर जो है, प्रोजेक्टर फ़र्ज़ करो जी 4 से 5 लाख का प्रोजेक्टर आता है, मैं कहता हूँ जी हम लोगों ने प्रोजेक्टर ख़रीदना है, और मैं बाहर जाता हूँ और अपनी तनख्वाह से अपने पैसों से जाके 4-5 लाख रुपए खर्च करके तो प्रोजेक्टर लेके आ जाता हूँ और लगा आता हूँ, और फिर मैं यहाँ पे असद साहब से, अमजद भट्टी साहब से कहता हूँ कि काइंडली मुझे मेरे पैसे दे दें। वो मुझे कहेंगे ज़ुहैब साहब आपने ख़रीदा ही क्यों? आपका तो ये काम ही नहीं था। क्या नहीं था? आप आते, आप क्लास पढ़ाते, आपको प्रोजेक्टर की ज़रूरत है, आप हमें बताते, हम देखते कि भाई ख़रीदना है कि नहीं है। आपका काम ये नहीं है, आपका काम पढ़ाना है। आपको ज़रूरत है प्रोजेक्टर की, वी अंडरस्टैंड। यू राइट अ रिक्विजिशन, यू डू व्हाट? हाँ, तो पहला डॉक्यूमेंट जो बच्चों सेल या परचेज के साइकिल में आता है उसको हम कहते हैं परचेज रिक्विजिशन। क्या कहते हैं बच्चे? हाँ, परचेज रिक्विजिशन। परचेज रिक्विजिशन एक रिक्वेस्ट होती है। क्या होती है? रिक्वेस्ट होती है आपके किसी एम्प्लॉय की तरफ से, किसी डिपार्टमेंट की तरफ से कि भाई हमें ये चीज चाहिए है। उस रिक्वेस्ट को उस डिपार्टमेंट का कोई सीनियर या परचेज डिपार्टमेंट का कोई मैनेजर उसको साइन करता है देख के कि हाँ वाकईतन ये जरूरत है। अगर ये जरूरत है तो फिर तो वो उसको अप्रूव कर देता है। क्या कर देता है? अगर नहीं है तो वो कहता है भाई आप चुप करके जाके बैठे। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि यार यहाँ पे ना मुझे कोई ना एक बड़ी कोई जबरदस्त किस्म की गोल्ड की जो है ना टेबल चाहिए। क्यों चाहिए भाई गोल्ड की टेबल? है मुझे डाइस जो है ना वो ना शीशे का ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे पसंद है। वो कहेंगे सर पसंद को छोड़ें, ज़रूरत इसमें पूरी हो रही है, ये अप्रूव्ड नहीं है। क्या नहीं है? लेकिन अगर फ़र्ज़ करो कि मैं उससे उनको कोई एक्सप्लेन ज़रूरत करता हूँ कि भाई ये ज़रूरत है इसकी, इसलिए मुझे ये चाहिए, ये वाला जो है ख़राब हो गया है, हाँ, और अगला वाला अगर हमने ख़रीदना ही है तो ग्लास वाला ज़रा ज़्यादा बेहतर रहता है, उसमें ज़रा एक अच्छा एक इम्प्रेशन भी ठीक रहता है, सारा कुछ चलो समझ आ जाती है। दूसरे को कहता है ठीक है जी अप्रूव्ड है। तो ये अप्रूव होना ज़रूरी है, वरना आगे कुछ भी नहीं होगा। अब फिर बच्चों ऐसे ही नहीं हम लोग जाते अच्छा ये ख़रीदना है, साथ ही एक बंदे को भेजा जाके ये ख़रीद के लेके आओ, ऐसे नहीं होता। हम लोग सबसे पहले इसके बारे में पता करते हैं, यार इस चीज़ में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हमें एक प्रोजेक्टर चाहिए, कौन कौन सी ऑप्शन, हमारी ज़रूरत क्या है और बाहर क्या अवेलेबिलिटी है। ज़रूरत भी देखते हैं, अपना बजट भी देखते हैं। क्या देखते हैं? हमारे पास बजट कितना है। बच्चों आप लोगों ने घर के लिए कुछ भी खरीदना है, पहली चीज़ ये आप देखते हो हमें चाहिए क्या है। दूसरी चीज़ आप ये देखते हो हमारे पास पैसे कितने हैं। तीसरी चीज़ आप ये देखते हो कि बाहर हमारी ज़रूरत इन पैसों में पूरी हो रही है कि नहीं। क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या है। आपने एक मोबाइल खरीदना, आपको इस तरह तो नहीं होते एक दिन आप सुबह सुबह उठे मोबाइल खरीदना, बाहर जाके यार एक मोबाइल दे दो, उसने आपको मोबाइल दे दिया और आप आ गए, ऐसा तो नहीं है। यू लुक फॉर इट, ठीक है, आप उसके ऊपर सर्च करते हो, कोटेशंस लेते हो, प्राइसेस लेते हो, फीचर्स देखते हो, सारा कुछ करते हो। तो इस काम के लिए हम लोग कोटेशंस मंगवाते हैं। क्या मंगवाते हैं बच्चों? हाँ, कोटेशंस मंगवाते हैं। कोटेशन जो है ना, कोटेशंस मुख्तलिफ सप्लायर्स आपको देते हैं। मिसाल के तौर पे हम लोगों ने ये प्रोजेक्टर ख़रीदना है, फ़र्ज़ करो कि हम लोग हाइक विजन वालों को कहते हैं, हम लोग दावा वालों को कहते हैं, हम लोग डेल वालों को कहते हैं, हम लोग और 2-4 तरह के कंपनीज़ वालों को कहते हैं। वो हमें अपने अपने प्रोजेक्ट, पैनासोनिक वालों को कह देते हैं, ठीक है जी। उनके मुख्तलिफ डीलर्स मौजूद हैं मार्केट के अंदर, वो हमें अपनी अपनी कोटेशन भेजते हैं। क्या भेजते हैं? हाँ, वो हमसे भी पूछते हैं सर आपको कितने प्रोजेक्टर चाहिए। हम कहते हैं जी फ़र्ज़ करें हमें 5 प्रोजेक्टर्स चाहिए और इस क्वालिटी इस मॉडल के चाहिए। वो हर बंदा उसका कोट भेजता है। क्या भेजता है? एक बंदा कहता है जी मैं आपको ये एक जो प्रोजेक्टर है वो फ़र्ज़ करें 4 लाख में दे दूंगा, एक कहता है जी मैं आपको 390 में दे दूंगा, एक कहता है जी मैं 425 में दे दूंगा। हम इनके कंपैरिजन करते हैं, हो सकता है 425 वाला वारंटी ज़्यादा दे रहा हो, ठीक है, हो सकता है 3, जो भी हमें बेहतर लगता है। क्या लगता है? सारे कंपेरिजन्स के साथ क्वालिटी, आप समझ लो क्रेडिट पीरियड भी। क्रेडिट पीरियड किसको कहते हैं? क्रेडिट पीरियड कहते हैं कि हमें कोई शख्स कह रहा है कि ठीक है सर मैं आपको चीज़ तो थोड़ी सी 10,000 रुपये महंगी दे रहा हूँ लेकिन मैं आपको 3 महीने का टाइम दे रहा हूँ पे करने का। कितना? हम कहते हैं यार ये अच्छी चीज़ है, हमें तो अभी ज़रूरत ही पैसों की और जगहों के लिए, तो ठीक है हम 10,000 ऊपर देने के लिए तैयार हैं लेकिन हम लोग 3 महीने का बाद देंगे। तो ये चीज़ भी आपने सब कुछ कंपेयर करके फिर उसमें से चुनना होता है।
और फिर बच्चों हम लोग उनको ऑर्डर देते हैं। क्या देते हैं? उसको हम कहते हैं परचेज ऑर्डर। क्या कहते हैं? अब एक चीज ध्यान में रखना बेटे, आप लोग जिस वक्त ऑर्डर दोगे ना, तो आप दोगे अपने तरीके से। आप जाके उनको कहोगे कि जी मुझे फलाना वाला जो है ना प्रोजेक्टर चाहिए, उन्होंने उसको अपने रिकॉर्ड्स में हो सकता है और तरह से सेव किया हो। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक ब्रीफ सी एग्जांपल देता हूँ। आप आए यहाँ पे क्लास में एडमिशन लेने के लिए, तो क्लास में एडमिशन लेने आए तो किस नाम से एडमिशन लिया आपने? हमने किस क्लास में एडमिशन लेना है? ACCA में एडमिशन लेना है। हमने हो सकता है इसको ACCA के नाम से सेव ना किया हो, हमने हो सकता है इसको FFA के नाम से सेव किया हो। किसके नाम से सेव किया हो? हम लोगों ने हो सकता है इसको कोई कोड दिया हुआ हो, जिस तरह आप लोगों ने ग्रुप पे देखा होगा, वो एक कोड सा लिखा होता है, ठीक है जी, FFA या F3 ये वाला बैच /ZR, मेरा टीचर का नाम कौन सा वाला बैच / ये वाला ग्रुप जो है मेल्स का है। तो ये हमारी कोडिंग है। आपने तो आके ऑर्डर दे दिया एडमिशंस वालों को जी कि हमें इस जगह के ऊपर, तो हम आपके ऑर्डर को ना अपने मुताबिक लिखते हैं। किस तरह लिखते हैं? तो आपका जो बच्चों परचेज ऑर्डर है वो हमारे लिए सेल्स ऑर्डर है। क्या है? सेल्स ऑर्डर है, और वो हम अपने तरीके से उसको रिकॉर्ड करेंगे। आपने तो हो सकता है मैसेज के जरिए से या फोन के जरिए से या ईमेल के जरिए से हमें ऑर्डर भेज दिया, आपने अपने मुताबिक भेजा, आपने अपने मुताबिक भेजा, आपने भी उसका अपने पास एक रिकॉर्ड रख लिया होगा, लेकिन हम लोगों ने उसको अपने मुताबिक सेव करना है। हमने अपने रिकॉर्ड के मुताबिक, अपनी चीज़ों के मुताबिक उसको सेव करना होता है। वो सेल्स ऑर्डर हो गया। फिर बच्चे सेल्स ऑर्डर जिस वक्त आता है, मिसाल के तौर पे मैंने जिस वक्त ऑर्डर दिया, मेरे परचेज डिपार्टमेंट वालों ने ऑर्डर दिया और दूसरी कंपनी के सेल्स डिपार्टमेंट वालों ने वो ऑर्डर लिया और उसको लिख लिया। अब उनका सेल्स डिपार्टमेंट वाला क्या करेगा? अपने वेयर हाउस वालों को कहेगा कि हमारे पास ये प्रोजेक्टर पड़े हुए हैं। कहते हैं हाँ जी पड़े हुए हैं। कहता है ये 5 प्रोजेक्टर जो है ना पैक करके तो वो फलाने वाली ब्रांच में, क्रेसेंट कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी की फलानी ब्रांच में पहुंचा दो, और साथ ये बिल ले जाओ। क्या ले जाओ? वो क्या करता है? वो देखता है कि जो हमें प्रोजेक्ट इन्होंने कहे थे अपना भेजने को, वो कहता है कि सर मुझे ज़रा ये लिख के दे दें। क्या कर दें? हाँ, वो उसको लिख के देता है। उसको हम कहते हैं डिस्पैच नोट। क्या कहते हैं? हाँ, वो उसको वो एक डॉक्यूमेंट लिख के देता है, उसको कहते हैं डिस्पैच नोट। डिस्पैच नोट, डिस्पैच का मतलब होता है भेज देना। क्या कर देना? भेज देना। तो सेल्स ऑर्डर को देखकर, याद रखो, इधर देखते रहो बच्चों, सेल्स ऑर्डर को देखकर आपका सेल्स डिपार्टमेंट वाला बंदा एक डिस्पैच नोट बनाता है इसके मुताबिक कि भाई ये मॉडल की चीज इतनी भेज दे पैक करके, ठीक है। वो उस डिस्पैच नोट को देखता है वेयर हाउस वाला, उन चीजों को पैक करता है और अपने डिलीवरी वाले लड़के से कहता है कि ले जाओ, और उसको कहता है ये डिस्पैच नोट साथ ले जाना। क्या कर देना? हाँ, और इसकी 2 कॉपियां करवा लो, और एक कॉपी पे जाके ना जब उस वो बंदे को दे दोगे ना, उससे साइन भी करवा देना। हमारे पास एक सबूत आ जाएगा कि तुम्हें ये चीज रिसीव हो गई है। तो डिस्पैच नोट पहले तो डिस्पैच नोट कहला रहा था, लेकिन जिस वक्त वो डिलीवरी वाला बंदा जाके उस चीज को डिलीवर कर देगा तो हम इसको डिलीवरी नोट कहेंगे। क्या कहेंगे? हाँ, उस डिलीवरी नोट पे इसको, यानी कि इसी चीज को, डिस्पैच नोट ही को हम डिलीवरी नोट भी कहते हैं। और आजकल के दौर में बच्चों इन दोनों को हम GDN कहते हैं। क्या कहते हैं? GDN का मतलब होता है गुड्स डिस्पैच नोट। अगर कहीं भी GDN लिखा आए, क्या लिखा आए, तो उसका मतलब ये 2 चीजें हैं। गुड्स डिस्पैच नोट, जो बेसिकली सप्लायर ने अपने वेयर हाउस वाले से कहा था कि भाई ये चीजें भेज दो, और फिर वो लेके आया वो चीजें कस्टमर के पास, और कस्टमर से आके उससे साइन करवा दिया कि मैंने आपको ये चीजें डिलीवर कर दी हैं। ठीक है, इसको हम डिस्पैच नोट तब कहते हैं जब हम भेज रहे होते हैं, और जब हम डिलीवर कर चुके होते हैं तो डिलीवरी नोट बन जाता है। क्या बन जाता है? समझ गए हो चीज? डिलीवर हो गया है। अब उसकी एक कॉपी वो पकड़ाता है कस्टमर को, और एक कॉपी लेके जाता है अपने अकाउंट्स वालों के पास। किसके पास? अकाउंट्स वाले जिस वक्त देखते हैं ना कि वो चीज पहुंच गई है, तो फिर वो उसको देते हैं बिल। क्या देते हैं? बिल को हम कहते हैं इनवॉइस। क्या कहते हैं बच्चों? हाँ, अकाउंटिंग की जुबान में हम बिल नहीं बोलते। बिल का तो मतलब होता है कागज का टुकड़ा। क्या मतलब होता है? हाँ, समथिंग दैट हैज अ लीगल वैल्यू, उसको हम कहते हैं बिल। बिल का एक लीगल टर्म है। हम यहां पे इनवॉइस का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? इनवॉइस। अच्छा, इनवॉइस बेसिकली बिल है, और बिल तभी हम लोग दे सकते हैं जब हमने चीज पहुंचा दी है, ठीक है ना, और चीज पहुंचाने का एक सबूत भी हमारे पास
आ गया है, तो वो बिल हो सकता है उसके बाद ईमेल कर दे आपका जो अकाउंटेंट है, या हो सकता है कि डिलीवरी वाले को ही उसने साथ भेजा हो बिल कि यार ये भी उसको दे देना, लेकिन पहले उससे डिलीवरी नोट पे साइन करवा लेना। वो पहले तसल्ली कर ले अपनी देख के कि हाँ ये चीज़ें आ गई, ये चीज़ें आ गई। वो देखता है हाँ ये चीज़ें आ गई हैं, हो गई हैं, ठीक है जी, फिर कहता है कि उसको बिल देना। लेकिन बच्चों मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कस्टमर ने ऑर्डर दिया था, क्या दिया था? ऑर्डर उसने दिया था अपने अल्फाज में, और बिजनेस ने अपने अल्फाज में उसको क्या किया? सेव कर लिया। इसी तरह बेटे जिस वक्त जो सप्लायर है वो चीज़ भेजता है, तो वो जो जिस रिकॉर्ड पे उसको लिख के भेजता है ना कि मैंने ये चीज़ें आपको डिलीवर कर दी हैं, उसको वो कहता है गुड्स डिस्पैच नोट। क्या कहते हैं? या उसको डिस्पैच नोट या डिलीवरी नोट भी कह सकता है। उस पर वो कस्टमर से साइन लेता है, क्या लेता है? कि हो गया है, और एक कॉपी उसको भी पकड़ाता है। कस्टमर पता है क्या करता है? कस्टमर ने अब वो चीज़ें अपने पास रखनी है, इस्तेमाल करनी है, या जो भी कस्टमर ने भी अपने मुताबिक उसको रिकॉर्ड करना होता है। क्या करना होता है? कस्टमर का जो अकाउंटेंट होता है ना, वो कहता है भाई हम भी अपना एक नोट बनाएंगे, उसको वो कहता है गुड्स रिसीव्ड नोट। क्या कहता है? GRN, गुड्स रिसीव्ड नोट। ये वो अपने मुताबिक बनाते हैं, इनके पास ये आ चुका होता है गुड्स डिस्पैच नोट, डिलीवरी नोट आ चुका होता है इनके पास, लेकिन उसको देख के ये अपने मुताबिक, अपने कोड्स वगैरह के मुताबिक क्या बनाते हैं? गुड्स रिसीव्ड नोट। इसको हम लोग GRN भी कहते हैं। अच्छा, तो मैंने आपको कहा था जैसे ही माल डिलीवर हो जाए तो सप्लायर को बिल भेज देना चाहिए, यानी कि इनवॉइस भेज देनी चाहिए। तो कई दफ़ा वो इनवॉइस बच्चों वो साथ ही भेज देता है। इसकी वजह क्या है? गौर से सुनना इस चीज़ को। इसकी वजह है क्रेडिट टर्म्स। क्या? आपको सर तसल्ली से भेज देंगे बिल, चीज़ तो पहुंच गई है। जब तक बेटे इनवॉइस नहीं ना पहुंचेगी सप्लायर के पास, उसका क्रेडिट पीरियड शुरू नहीं होगा। क्या नहीं शुरू होगा? क्रेडिट पीरियड होता है कि मैंने आपको कहा कि मैं आपको 1 महीने का टाइम दे रहा हूँ। कितना टाइम दे रहा हूँ? 1 महीने का टाइम दे रहा हूँ, जिसके बाद आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर 1 महीने के बाद मुझे उससे पेमेंट लेनी है ना, तो मुझे उसको बताना होगा कि 1 महीना शुरू कब से हुआ था, और वो तब से शुरू होता है बेटे जिस वक्त इनवॉइस हम उसके हाथ में थमा देते हैं, या कम से कम दर्जे में डिलीवरी नोट पे वो साइन कर देता है। क्या कर देता है? हाँ, कम से कम। लेकिन अमूमी तौर पे इनवॉइस उसी वक्त पकड़ानी चाहिए, या उसको हम उसी वक्त ना ईमेल कर देते हैं। क्या करते हैं आजकल तो इतना ज़्यादा ये एडवांस्ड हो गया काम कि हम आईपैड पे ही जाके ना उससे वो ले लेते हैं कि सर ये आप देख लें, हो गया, उधर से साथ ही ईमेल ऑटोमेटिकली उसको आ जाती है। जैसे ही वो डिलीवरी नोट के ऊपर अपना कोई थंब इम्प्रेशन या कोई भी चीज़ देता है, कहता है मेरी तरफ से साइन हो गया, वो साथ ही ऑटोमेटिकली आ जाता है। अब सारा कुछ इतना ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है। लेकिन बहरहाल नेक्स्ट स्टेप आपकी इनवॉइस बनती है, और इनवॉइस पे ना बेटे क्रेडिट टर्म्स लिखी होती हैं। क्या लिखी होती हैं? हाँ जी, तो अच्छा परचेज, सॉरी, इनवॉइस, इनवॉइस आपका बिल है। क्या है? अब इनवॉइस पे क्या कुछ लिखा होगा? इनवॉइस पे कुछ चीज़ें लिखी होती हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इनवॉइस पे ये इंपॉर्टेंट है समझना। इनवॉइस पे जो पहली चीज़ लिखी होती है ना बच्चे, वो लिखी होती है चीज़ की लिस्ट प्राइस। क्या लिखी होती है? अब यहाँ पे आपको ज़रा ये समझने की ज़रूरत है, यही इनवॉइस किसने भेजी है? जिससे हमने सामान खरीदा है, यानी कि सेलर ने। किसने? तो इस इनवॉइस पे ना एक बड़ा सा टाइटल लिखा होता है, उसको कहते हैं सेल्स इनवॉइस। क्या लिखा होता है? लेकिन बेटे ये सेल्स इनवॉइस जिसने खरीदी है उसके लिए क्या है? परचेज इनवॉइस है। क्या है? जिसने ये चीज़ें खरीदी हैं उसके लिए यही सेल्स इनवॉइस क्या है? जिस तरह हमने जब परचेज ऑर्डर दिया था तो दूसरे के लिए वो क्या था? सेल्स ऑर्डर था। वो उसको अपने तरीके से लिख भी लेता है। सेल्स ऑर्डर बेसिकली सेलर बनाता है। कौन बनाता है? हाँ, परचेज ऑर्डर जो है वो बायर भेजता है, सेलर अपने मुताबिक उसको लिख लेता है। इसी तरह बेटे जिस वक्त इनवॉइस वो भेजता है ना आपको, तो इनवॉइस पे तो हमेशा सेल्स इनवॉइस लिखा होता है। क्या लिखा होता है? हमेशा क्या लिखा होगा? लेकिन हम उस सेल्स इनवॉइस को अपने लिए क्या कहेंगे? परचेज इनवॉइस है, क्योंकि हमने तो चीज़ खरीदी है। अब मजे की मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा ना सर ट्रिकी क्वेश्चन पूछने लगा। आप भी तो चीज़ें बेचते होगे ना, उस पर भी तो आप सेल्स इनवॉइस ही लिखते होगे, ऐसा ही है। कल आपको पता किस तरह चलेगा कि इसमें से परचेज इनवॉइस कौन सी थी और सेल्स इनवॉइस कौन सी थी आपके लिए? उस पर भी सेल्स इनवॉइस लिखा हुआ है, और जो हमारे लिए परचेज इनवॉइस थी जो हमारे सप्लायर ने भेजी थी उस पर भी सेल्स इनवॉइस ही लिखा हुआ है। हमें किस तरह पता चलेगा
कि कौन सी वाली इनवॉइस जो है वो सेल्स वाली और कौन सी वाली इनवॉइस जो है वो परचेज वाली है। वो तो होगी, पता किस तरह चलेगा फौरन देखते ही कि ये इनवॉइस हमने भेजी थी अपने कस्टमर को और ये इनवॉइस हमें भेजी थी हमारे सप्लायर ने, ये किस तरह पता चलेगा? क्या पता चल जाएगा? हाँ बेटे, सारा साल आप चीज़ें खरीदते रहे, हज़ारों इनवॉइसेस पड़ी हुई हैं आपके पास और कहीं से इनवॉइसेस मिक्स हो गई। क्या हो गई? इनवॉइसेस क्या होंगी? आप बिल है, इनवॉइस बिल है, आप चीज़ खरीदोगे आपको भी तो बिल आएगा ना। हाँ, आपको भी बिल आएगा और आप किसी को चीज़ बेचोगे आप भी बिल भेजोगे, उसकी एक कॉपी आप भी रखोगे अपने पास, समझे? एक कॉपी उसको भी भेजोगे, एक कॉपी अपने पास भी रखोगे। कहीं पे वो दो इनवॉइसेस इकट्ठी पड़ी हुई हैं, आपने जो चीज़ें खरीदी थी और आपको बिल आया था और आपने चीज़ें बेची थी और आपने बिल भेजा था, उसकी भी एक कॉपी आपके पास पड़ी हुई थी, ये दोनों इनवॉइसेस इकट्ठी पड़ी हैं। किस तरह पता चलेगा कि कौन सी वाली इनवॉइस कौन सी है? दोनों के ऊपर सेल्स इनवॉइस लिखा होगा, क्योंकि जब आपके सप्लायर ने आपको भेजी थी ना उसके लिए वो सेल्स थी और जब आपने अपने कस्टमर को भेजी थी आपके लिए वो सेल्स थी। आपने दोनों के ऊपर सेल्स लिखी हुई है, लेकिन जब आपने अपने सप्लायर से चीज़ खरीदी थी आपके लिए तो वो परचेज थी ना। आपको कैसे पता चलेगा कि ये परचेज इनवॉइस है? पहली बात बेटे, हर एक की सेल्स इनवॉइस का जो है ना फॉर्मेट अलग होता है। क्या होता है? उनके कंपनी का नाम उसके ऊपर लिखा होता है, सारा कुछ लिखा होता है। तो अगर पहले पढ़ते ही टॉप के ऊपर मुझे क्रिसेंट कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी नजर आया, क्या नजर आया? तो लेटर हेड हम उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका मतलब है भाई ये मैंने अपने कस्टमर को भेजी है। क्या? ये मेरी सेल्स इनवॉइस है। क्या है? और अगर उस पर मुझे किसी और कंपनी का नाम नजर आया तो इसका मतलब है वो उन्होंने हमें भेजी है, ये मेरे पे करने वाले बिल्स हैं, ये मैंने पे कर रहे हैं। समझ गए? चलें जी, ये इनवॉइस होती है, हमेशा सेलर बनाता है। कौन बनाता है? सेलर बनाता है। बट जो इनवॉइस के ऊपर एक आध और भी चीज़ लिखी होती है उसको हम कहते हैं क्रेडिट टर्म्स। क्या कहते हैं? पहले तो बिल लिखा होगा टोटल अमाउंट माइनस एनी डिस्काउंट्स। क्या चीज़? मिसाल के तौर पे आप आए और आपने मुझे कहा कि सर मैं, वो जो अमाउंट होती है ना उसको हम कहते हैं लिस्ट प्राइस। क्या कहते हैं? सेलर का नाम लिखा होता है सबसे पहले, सेलर का नाम प्लस एड्रेस वगैरह, हाँ जी सारी डिटेल्स वगैरह। फिर बेटे बायर का नेम, एड्रेस, अकाउंट नंबर वगैरह। अकाउंट नंबर ये बैंक का अकाउंट नंबर नहीं है, ये हम लोगों ने कई दफ़ा अपने जो कस्टमर्स होते हैं ना उनको अलग अलग नंबर असाइन किया हुआ होता है, वो लिखा होता है। फिर उसके अलावा बेटे आपका कई दफ़ा वो डेट ऑब्वियसली लिखी होती है। डेट के अलावा बच्चे आप लोगों की जो आइटम नंबर है, जो चीज़ बेच रहे हो, आइटम नंबर प्लस डिटेल्स, ठीक है ना। नंबर ऑफ यूनिट्स, कितने बेचे, प्राइस पर यूनिट, फिर टोटल प्राइस, फिर बेटे कोई डिस्काउंट, इसको हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। क्या कहते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट है कि मैं आपको कहता हूं कि ये जो चीज़ है ना इसको हम कहते हैं लिस्ट प्राइस। क्या कहते हैं? ट्रेड डिस्काउंट होता है कि मैं आपको कहता हूं कि यार लिस्ट प्राइस तो आपने $1000 कही हुई है, मैं $1000 नहीं दे सकता। मैं आपको, वो कहता है कितने दे सकते हो, मैं कहता हूँ यार मैं आपको ना 900 दे सकता हूँ। कितने दे सकता हूँ? वो कहता है चलो ठीक है मैं आपको 10% डिस्काउंट दे देता हूँ। क्या दे देता हूँ? तो ये जो मुझे बिल भेजेगा ना वो डिस्काउंट माइनस करके भेजेगा। क्या भेज के? इसको हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। क्या कहते हैं? अभी आपको समझने की क्यों जरूरी है कि मैं इसके साथ ट्रेड क्यों लगा रहा हूँ कि अभी आगे एक और भी डिस्काउंट आना है। ट्रेड डिस्काउंट इसके ऊपर हम लोग माइनस करते हैं तो फिर बेटे इसको हम लिस्ट प्राइस कहते हैं, ट्रेड डिस्काउंट है। तो फिर जिस वक्त आप इसको लेस कर देते हो तो फिर निकलती है फाइनल अमाउंट। क्या निकलती है? हाँ, दिस लेस दिस इज इक्वल टू फाइनल अमाउंट। ये आपका बिल होता है, ये आपका। लेकिन इसके नीचे एक और चीज लिखी होती है उसको हम कहते हैं क्रेडिट टर्म्स। क्या कहते हैं? क्रेडिट टर्म्स। मिसाल के तौर पे जो सप्लायर है वो मुझे कहता है कि ज़ुहैब आप 30 डेज में पे कर सकते हो। कितने डेज में?
30 डेज में। इसको वो किस तरह से लिखता है, इसको लिखता है नेट 30। क्या लिखता है? नेट 30। लेकिन वो कहता है कि यार अगर तुम 10 दिन से पहले मुझे पैसे दे दो, कितने दिन से पहले? 10 दिन से पहले पैसे मुझे दे दो, तो मैं आपको मजीद 5% का डिस्काउंट दूंगा। मजीद का मतलब यह है कि उसने पहले ही मुझे 100 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, वो 10% का, 900 हो गया मेरा बिल। कितना हो गया? वो कहता है अब इस 900 पर मैं आपको 5% यानी कि $45 का मजीद डिस्काउंट दे दूंगा। यानी कि अगर आप 10 दिन में पैसे दे दो तो आपने मुझे सिर्फ $855 देने हैं। कितने देने हैं? $855 देने हैं। बेटे देखो, हम लिखते इसको यूं है 5/10 नेट 30, लेकिन पढ़ते हम इसको राइट साइड से हैं। हम कहते हैं 30 डेज आपका क्रेडिट पीरियड है, 30 डेज में आपने देने हैं हमें $900। कितने देने हैं? प्राइस थी इसकी $1000। कितनी थी? हमने उसको ट्रेड डिस्काउंट दे दिया $100 का। हमने फिर कहा कि भाई ये जो फाइनल अमाउंट है ये आपने कितने टाइम में पे करनी है? 30 डेज में। लेकिन अगर आपने 10 दिन में दे दिया तो हम आपको मजीद 5% का डिस्काउंट दे देंगे। ये आपकी इनवॉइस होती है। अब इनवॉइस के बाद हो सकता है कि हमारा जो, अभी आपको इसको रटने की जरूरत है, आगे मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों है, ठीक है। हो सकता है कि हमारा जो माल है ना वो सही ना हो, कोई मसला हो जाए उसके साथ। तो जो आपका कस्टमर है वो कहे कि जी ये मुझे ना काइंडली ये वापस ले लें, क्या कर लें, और मेरा बिल एडजस्ट कर दें। क्या कर दें? एक चीज़ आप लोग जहन में बिठा लो अभी से, एक दफ़ा जो रिकॉर्ड बन गया है, क्या हो गया? अकाउंटिंग में एक दफ़ा जो रिकॉर्ड बन गया, हम उसको सही तो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मिटा नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? या उसकी जगह पे कोई नया रिकॉर्ड नहीं लेके आ सकते। इस चीज़ को अपने जहन में बिठा लो। हम उसकी जगह पे नया रिकॉर्ड, हम उसको अमेंड कर सकते हैं, मिटा नहीं सकते। उसकी जगह पे कोई नई चीज़ नहीं लेके आ सकते। हमें बताना पड़ेगा कि पहले ये हुआ, फिर हमने इसको ये किया, फिर हमने उसकी जगह पे ये किया। याद रखो, एक दफ़ा जो चीज़ लिखी गई वो कट तो सकती है, मिट नहीं सकती। क्या नहीं हो सकती? हाँ, ये सिर्फ अल्लाह के निज़ाम में है कि अगर कोई गुनाह करता है और तौबा करता है तो अल्लाह ताला गुनाह मिटा ही देते हैं। हमारी अकाउंटिंग में इस तरह नहीं है। लिहाजा अगर हमने कोई उसको जो चीज़ें भेजी वो इतनी अच्छी नहीं थी, उसने वो कहा कि देखें जी मैंने साइन तो किया था डिलीवरी नोट के ऊपर, मैंने अपना भी गुड्स रिसीव्ड नोट बनाया हुआ है, आई एडमिट कि आपने वो चीज़ मुझे पहुंचाई है, लेकिन मैंने उसको इस्तेमाल करके देखो काम ही नहीं कर रही। मिसाल के तौर पे वो जो $900 की चीज़ें उसने हमें भेजी, उसमें से वो $100 की 9 चीज़ें थी। क्या थी? एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। उनमें से कोई एक चीज़ सही नहीं निकली। वो कहता है कि ये मैं आपको चीज़ वापस भेज रहा हूँ, काइंडली इसको वापस ले लें और मुझे जो है ना इसका बिल एडजस्ट कर दें, यानी कि $100 से मेरा बिल कम कर दें। क्या कर दें? कम कर दें। इसको हम कहते हैं ये एक रिक्वेस्ट है। क्या है? अब आप ज़रा इधर आओ डेड क्लिक में वापस। आप मुझे बताओ कि हमारा जो कस्टमर है उसने ओरिजिनली कितने पैसे देने थे? 900 देने थे। ऐसा ही है, वो उसकी लाइबिलिटी थी। क्या थी? गौर से सुनो इस चीज़ को। क्या थी? अब वो चाहता क्या है कि उसकी लाइबिलिटी कम हो जाए। क्या चाहता है वो? लाइबिलिटी कम करवाना चाह रहा है। वो चाह रहा है कि $100 से मेरी लाइबिलिटी कम कर दो। तो वो जो उसको रिक्वेस्ट लिखेगा ना, मैंने आपको कहा था जब लाइबिलिटीज बढ़ती हैं तो क्या होती हैं, जब कम होती हैं तो क्या होती हैं, डेबिट। वो जो उसको रिक्वेस्ट लिखेगा ना, वो बेसिकली चाह रहा है कि मेरी लाइबिलिटी कम हो जाए। उस रिक्वेस्ट को हम नाम देते हैं डेबिट नोट। क्या नाम देते हैं? डेबिट नोट। जो सप्लायर है ना वो उस डेबिट नोट को देखता है, पढ़ता है और अंदाजा लगाता है कि क्या वाकई ये सही कह रहा है। उस चीज को भी टेस्ट कर लेगा, हाँ वाकई वो सही कह रहा है, यार गलत थी। तो वो क्या करता है, वो उसको एक आगे से एक अप्रूवल दे देता है कि हाँ जी मैंने आपका बिल कम कर दिया है। अब आप मुझे एक बात बताओ, सप्लायर ने, गौर से देखो इधर, सप्लायर ने उससे $900 लेने थे। क्या लेने थे? उसको अभी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना था उससे। तो बेसिकली ये कस्टमर जो है उसके लिए एक एसेट था। क्या था? एसेट जब बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट। अब हम अपने एसेट को कम करने लगे हैं। क्या करने लगे हैं? कम करने लगे ना, $100 से कम करने लगे अपने एसेट को। तो वो क्या करेंगे, हम उसको क्रेडिट करेंगे। तो सप्लायर जिस वक्त मान लेता है ना कि हाँ ठीक है यार तुम सही कह रहे हो, मैं तुम्हारा बिल कम कर देता हूं, तो वो उसको एक नोट देता है जिसको वो कहता है क्रेडिट नोट। क्या कहता है? क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट इस चीज का सबूत होता है कि सप्लायर ने मेरा बिल इतने से कम कर दिया है। अच्छा जी,
फिर क्या होता है, कुछ अर्सा गुजर जाता है, एक क्रेडिट टाइम आ जाता है, क्रेडिट पीरियड आ जाता है और वो पेमेंट करता है। क्या करता है? पेमेंट जिस वक्त करता है ना बच्चे, तो हो सकता है इस 30 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर मैंने एक ऑर्डर ना दिया हो बल्कि कई ऑर्डर्स दिए हैं, कई ऑर्डर्स दिए, मुझे उन कई ऑर्डर्स की इनवॉइसेज आई होंगी। क्या आई होंगी? तो जिस वक्त मैं चेक दूंगा ना किसी को जाके, यार ये लो, मिसाल के तौर पे मैंने एक चीज़ खरीदी $1000 की, एक चीज़ खरीदी $900 की, एक चीज़ खरीदी $300 की, एक चीज़ खरीदी $500 की, एक चीज़ खरीदी $700 की, एक चीज़ खरीदी $3000 की। मैं जाता हूँ और जाके उसको पकड़ा देता हूँ $2500 का चेक। यार $2500 का क्या था? मैं कहता हूँ भाई ये मैंने कई चेक्स की पेमेंट कर दी। कहता है यार ये तो बता दो कौन कौन से चेक्स की पेमेंट कर दी। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर इससे क्या फ़र्क पड़ता है, टोटल से माइनस कर दो। क्या कर दो? नहीं, फ़र्क पड़ता है। फ़र्क इसलिए पड़ता है क्योंकि हमने उसको सेटलमेंट डिस्काउंट ऑफर किया है। क्या किया है? हाँ, इसको हम कहते हैं सेटलमेंट डिस्काउंट। किया अगर तुम 10 दिन में पे कर दोगे तो हम लोग तुम्हें मजीद क्या करेंगे? हाँ, उसको कैसे पता चले कि कौन से बिल की पेमेंट कर रहा है और वो 10 दिन के अंदर हुई है कि नहीं हुई है? आइए बात समझ। हम लोग अगर उसको कहते हैं ना कि यार ये लो, वो तो अपने दिमाग में समझेगा कि जो सबसे पुराना बिल है उसकी इसने पेमेंट किया। हम कहते हैं नहीं उसकी नहीं की, हम इसका सेटलमेंट डिस्काउंट लेना चाह रहे हैं, इसकी की है पेमेंट, तो वो तो हमें बताना पड़ेगा। तो इसलिए जब भी आप किसी बिल की पेमेंट करो तो आपको साथ एक छोटे से कागज का टुकड़ा भेजना पड़ता है जिसपे आपको लिखना पड़ता है मैं कौन सी इनवॉइस की पेमेंट कर रहा हूं। उसको हम कहते हैं रेमिटेंस एडवाइस। क्या कहते हैं? हाँ, रेमिटेंस एडवाइस। अब आई बात समझ। इस रेमिटेंस एडवाइस के साथ हम लोग भेजते हैं अपनी पेमेंट। क्या भेजते हैं? पेमेंट क्या होती है बेटे? पेमेंट आपका कैश भी हो सकता है, चेक भी हो सकता है, बेशुमार और तरीके हैं जिसको हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन हमारा बिल था $900 का। कितना था? $900 था। हो सकता है हम $900 ना दे रहे हो। क्यों ना दे रहे हो? क्योंकि हो सकता है कि हमें डिस्काउंट मिल गया, हम 10 दिन से पहले दे रहे हो। 855। कितना? यह भी हो सकता है कि हमें क्रेडिट नोट इशू हुआ हो। क्या इशू हुआ हो? $100 का उसने हमें क्रेडिट नोट दे दिया था, लेकिन बिल मैंने आपको कहा था कि चेंज नहीं होगा। क्या नहीं होगा? बिल तो $900 का ही है। अब वो हम उसको लिख रहे हैं कि मैंने भाई फलाने वाले बिल की पेमेंट की और हम उसको दे रहे हैं कितना? $800। कितना दे रहे हैं? और कहेगा ज़ुहैब भाई $800 तो नहीं, बिल तो $900 का मेरे सामने लिखा हुआ। हम कहेंगे हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। तो हम साथ उसको भेजेंगे क्रेडिट नोट की कॉपी। क्या भेजेंगे? या हम उसको याद दिलाएंगे कि भाई वो देख उसके नीचे क्रेडिट टर्म्स लिखी हुई हैं, 10 दिन का टाइम। क्या? अगर 10 दिन के टाइम में मैं पे करूंगा तो मजीद तुम मुझे कितना दोगे? हाँ, इसलिए मैं तुम्हें $855 दे रहा हूं, 900 नहीं दे रहा। उसको हमें याद कराना होगा। या हम उसको क्रेडिट, वो तो शायद उसको फिर भी याद रह जाइए क्योंकि ये उसकी इनवॉइस पे लिखा होगा। किस पे लिखा होगा? क्रेडिट नोट की कॉपी हम साथ उसको जरूर भेजेंगे। तो $800 भेजेंगे और साथ $100 का क्रेडिट नोट की कॉपी भेजेंगे कि भाई ये तुमने दिया था। तो पेमेंट आएगी। अब जब उसको पेमेंट मिल जाएगी तो वो हमें आगे से या तो एक मैसेज कर देगा कि पेमेंट रिसीव्ड, मुझे मिल गई है, मुझे पेमेंट रिसीव हो गई है, या वो हमें अपनी इनवॉइस के ऊपर ठप्पा लगा के दे देगा पेड। ठीक है, वो पेड। इसको हम कहते हैं रिसीट। क्या कहते हैं? रिसीट। ठीक है बच्चों, ये आपका इंटायर सेल्स का और परचेज का साइकिल है। जो कुछ मैंने ब्लैक में लिखा हुआ है ये सब कुछ बायर जो है ना वो बनाता है, और जो कुछ मैंने ब्लू में लिखा हुआ है ये सब कुछ सेलर बनाता है, सप्लायर बनाता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना काफी है। इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।